हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 7वें चरण में सीटों का विखंडन होगा या नहीं, ये अभ्यर्थियों के एक लंबे समय से मांग भी है और उनको इंतज़ार भी है कि आखिरकार क्या होगा, सरकार 7वें चरण में सीटों का विखंडन करेगी या नहीं करेगी। इसी विषय पर कुछ लेकर आए हैं हम लोग आज आपके लिए, और इसको जब आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहले जैसा कि वादा किया था कि अच्छी खबरें ही बताएंगे, तो पहले अच्छी खबरें ही, उसके बाद अंत में थोड़ी सी कड़वी खबरें भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग अंत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से कर लें, फिर दिखाते हैं अच्छी खबरें क्या हैं। कुछ लोगों से हमने बात किया है जो इस प्रोसेस में पूरे लगे हुए हैं, उनका नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो लेटर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस लेटर में कि 22/7 को जो मीटिंग थी, इसके बाद ये लेटर निकला है। ऊपर में लिखा गया है विभागीय पत्रांक 789 दिनांक 18/7/2022 एवं 22/7/2022 को आहूत विभागीय बैठक के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या एवं जिला संवर्ग शिक्षकों की संख्या तथा पंचायती राज शहर निकायों के शिक्षकों के विषयवार प्रतिवेदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आपको देखना चाहिए। हो सकता है इससे पहले भी किसी चैनल पे आप देख चुके हों, लेकिन ये लेटर कहना क्या चाह रहा है, इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि जो सीटों का विखंडन है ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो 3-4 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला जो कॉलम है, यहाँ पे वर्ग 1 से 5 में नामांकित कुल छात्रों की संख्या मांगा गया है। इसके बाद जो कॉलम है, इसमें 2003 से एवं 2005 में पंचायती राज एवं नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की संख्या मांगा गया है। इसके बाद 2006 से आज तक पंचायती राज एवं नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक की संख्या मांगा गया है। ठीक है, ओवरऑल कह दें तो ये दोनों जो कॉलम है, जिसको कि आप कह सकते हैं एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, इस दोनों कॉलम में सीधा सीधा मतलब है कि 2003 से लेकर आज तक बिहार सरकार में कितने शिक्षक नियुक्त हैं, इनका डाटा इन दोनों कॉलम में मांगा गया है। और ये है जिला संवर्ग नियमित शिक्षकों की संख्या। नियमित शिक्षक कहने का मतलब है जो पहले शिक्षक बहाल होते थे 2003-4 से पहले। आपको पता होगा, एक बार वीडियो में चर्चा भी किए थे कि 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गया था, तो इसके बाद जो शिक्षक बहाल होते थे उनको जो पेंशन मिलता था वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलता था। इससे पहले जो शिक्षक बहाल थे वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, इसीलिए आपको ये 3 कॉलम दिखाई पड़ते हैं। पहला ये 2003 से लेकर 2006 वाला कॉलम है, 2003 से लेकर आज तक वाला कॉलम है, और ये अलग जो है नियमित वाला कॉलम है। कहने का मतलब, अगर आप सीधा-सीधा बता दें, अगर आप सीटेट पास करके आए हैं तो सीधा-सीधा गणित अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये 3 कॉलम मिला के क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में प्रत्येक जो प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5 के विद्यालय हैं, इन 1 से 5 के विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है। ये 1 से 5 के जो विद्यालय हैं, इन विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसको अगर आपको जानना है तो आप इन तीनों कॉलम को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको कुल शिक्षक की संख्या निकल कर आ जाएगी। आप पूछेंगे कि ये गणित क्यों पढ़ाने लगे कि कुल शिक्षक की संख्या कितनी है। बिल्कुल आएंगे, रोस्टर कैसे बनेगा और सीटों का विखंडन होगा या नहीं, उसी बिंदु पर पहुंच रहा है। क्योंकि अगर एक लाइन में बोल देंगे कि हाँ विखंडन होगा, या बोल देंगे नहीं विखंडन होगा, तो आपको भरोसा ही नहीं जाएगा। तो भरोसा जगाने के लिए समझाना भी जरूरी है। तो ये तो था, ऊपर में 1 to 5 की बात हो रही थी। इसी तरह का कॉलम अगर आप देखेंगे तो नीचे भी बना हुआ है। नीचे में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल नामांकित छात्रों की संख्या, इसके माफ़ कीजिएगा, इसके बाद पंचायती राज एवं नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की संख्या है, और फिर नियमित शिक्षकों की संख्या है। यानी कि अगर आपको 6 to 8 में टोटल कितने टीचर कार्यरत थे बिहार सरकार में, अगर इसकी संख्या निकालना हो तो आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो टोटल शिक्षकों की संख्या निकल जाती है। और ओवरऑल बात की जाए तो 1 to 5 और 6 to 8 में टोटल कितने शिक्षक कार्यरत हैं, सबको अगर ऐड करना हो तो आप ऊपर में इसको ऐड कर लीजिए, ये वाला जो हम लोगों ने निकाला है इसको ऐड कर लीजिए, और नीचे में ये वाला जो निकाला है इसको ऐड कर लीजिए। इससे आपको बिहार में वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, इनकी संख्या निकल कर सामने आ जाएगी। तो अब आपको अब तक ये पता चल गया है कि कितने शिक्षक टोटल कार्यरत। ठीक है, अब हम दूसरे लेटर की तरफ चलते हैं, जिससे कि मामला और स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले आप लोग को एक लेटर और दिखाने की ज़रूरत है, जिसको आप पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज फिर से दोबारा दिखाने की ज़रूरत आ पड़ी।
ये अररिया का लेटर है। इसको हम लोगों ने पहले भी दिखाया था और ये पहले निकला हुआ था कि जिसमें आपको अलग अलग डाटा मांगा गया था। आप लोगों को ठीक से याद होगा तो यहाँ पर 3 कॉलम में डाटा मांगा जाता था। एक तो था कि छात्र शिक्षक अनुपात वाला कॉलम एक था, दूसरा कॉलम था कि जिसमें छठे चरण की अवशेष रिक्ति थे, ये 2 था, और तीसरा था जो मृत शिक्षक या रिटायर्ड शिक्षक है इनकी संख्या मांगा जाता था। तो छात्र शिक्षक वाला जो हुआ ये वाला हुआ। फिर आपको छठे चरण की जो अवशेष रिक्ति हुई ये आपको 1420 दिखाई दे रहा है, और फिर जो रिटायर्ड हुए हैं ये 90 दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करते थे कि इन तीनों को ऐड जब करके यहाँ पर कुल लिख देते थे तो इससे रिक्ति की संख्या जंप कर जाती थी, क्योंकि आप लोगों को बार बार बताएं हैं कि एक ही रिक्ति को आप 3 बार काउंट कर ले रहे हैं। आखिरकार मेरे भाई, विद्यालय में जितने बच्चे नामांकित हैं उतने ही बच्चे के अनुपात में न शिक्षकों की आवश्यकता है। तो छठे चरण के जो अवशेष रहेंगे उसको भी ऐड कर लीजिएगा, फिर छात्र शिक्षक अनुपात में भी निकाल लीजिएगा, फिर जो रिटायर्ड किए हैं उनको भी जोड़ लीजिएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ा बढ़ा के बार बार काउंट कर रहे हैं। इसी गलती को विभाग ने पकड़ा है और इसी गलती को सुधारने के लिए जो अभी अभी आप लोग को दिखाए हैं कि ये वाला जो लेटर है इसको निकाला है। अब कहिए कि रोस्टर निर्माण कैसे होगा, इस पर फाइनली अगर आना है तो देख लीजिए कि रोस्टर का निर्माण कैसे होने वाला है। इस चीज़ को आपको देखना है और सीटों का विखंडन होगा या नहीं इसको समझना है तो क्लियर हो जाइए। अररिया वाले एग्जाम्पल में आपने देखा है कि आप क्या कर रहे थे। अररिया वाले एग्जाम्पल में 3 कॉलम था, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ 3 कॉलम है कि आरटी के अनुसार छात्रों की आवश्यकता, छठे चरण के अवशेष पद और जो सेवानिवृत्ति के कारण पद है, ये 3 पद है। ठीक है, ऐसा नहीं, बिहार सरकार ने अब अपने इसी लेटर को खारिज कर दिया। आपने जो सुना होगा, जो देखा भी होगा, हम लोगों ने दिखाया कि नए सिरे से रिक्तियों की गणना करनी है, तो क्यों करनी है इसको जान लीजिए। वर्तमान में कहा जा रहा है कि आपको केवल आरटीई के अनुपात में, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसके अनुपात में आपको शिक्षकों की संख्या देनी है। जैसे आपको पता होगा कि प्रारंभिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक देने हैं और मिडिल स्कूल जो है 6 to 8 इसमें 35 बच्चों पर एक शिक्षक देने हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो कि आप ये कर लीजिए, जैसे 1 to 5 का विभाग क्या कर रहा है वही बात बता रहे हैं। 1 to 5 में आपने क्या किया कि अगर नामांकित बच्चे हैं 300 बच्चे हैं, मान लीजिए 300 बच्चे नामांकित हैं और इन 300 बच्चों पर आपको कितने शिक्षक चाहिए होंगे ये निकाल लीजिए। ऑब्वियस है कि अगर आप 30:1 में निकालिएगा तो 10 शिक्षक चाहिए होंगे 300 बच्चों पर। ठीक है, और क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर है, ये प्रपत्र 1 वाला, ये वाला जो लेटर है, इस लेटर में क्या किया जा रहा है कि पहले से कार्यरत शिक्षक कितने हैं इनकी संख्या निकाल दिया जा रहा है। मान लीजिए कि पहले से कार्यरत शिक्षक होंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले से कार्यरत शिक्षक अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 6 शिक्षक कार्यरत। ठीक है, तो टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी रह जाएगी जो 7वें चरण में निकल के आएगा। टोटल रिक्तियों की संख्या रहेगी 10 में से आप 6 माइनस कीजिएगा तो 4 रिक्तियाँ आपकी निकल कर सामने आ जाएगी। यही कारण है कि विभाग ने पुराने जितने भी लेटर हैं, कि आपने देखा होगा ये अररिया वाला लेटर है या कोई भी लेटर है जिसमें कि इस बात को आपको दिखाई दिया होगा कि ये छठे चरण के अवशेष पद हैं या जो आरटी के अनुपात में है या फिर सेवानिवृत्त रिटायर वाले हैं, इन तीनों को ऐड करके जो भेजा गया था, इस कारण से रिक्तियों में जंप जो हो गया था, इसको सुधारने के लिए विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया। और सुधार कैसे किया जा रहा है कि अभी अभी दिखाया कि जैसे कि 300 पर 10 है तो इस 10 में से पहले से कार्यरत 6 हैं, तो 10 में से 6 माइनस कीजिए तो बची हुई रिक्ति कितनी आ गई, 4 रिक्ति आ गई, तो ये 4 हो गया। अब यहीं से आपका विखंडन का सीधा सा बात निकल कर सामने आ जाता है, क्योंकि नियम तो ऑलरेडी है कि आप अगर एक रिक्ति पर 3 साल तक इंतजार कर लेते हैं और 3 साल तक भी योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो आरक्षण के नियमों के तहत आप उनको अन्य कैटेगरी को दे सकते हैं। फिर से आप एक रोस्टर तैयार करके अन्य कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि 2019 में जो बहाली हुई थी, 2019 में जो बहाली हुई है, ये बहाली की जो प्रक्रिया है, आप लोग को स्पष्ट बता दें कि वर्तमान बहाली की 19 की बहाली की जो प्रक्रिया है, इसमें जो रिक्तियाँ थी ये 2012 की ही रिक्तियाँ थी। ऐसा नहीं कि इसमें रिक्तियों की संख्या आपको नहीं दी गई है, 2012 की ही रिक्तियाँ थी। कहीं कहीं पर एकाध जिले में 2019 की भी रिक्तियाँ दी गई थी, जैसे कि दरभंगा जिले में। लेकिन 19 के बाद भी 3 साल हो गए हैं, 20, 21, 22 होने पाया है, इसलिए अब इन रिक्तियों को कानूनी तौर पर भी विखंडित किया जा सकता है। ये बात हुई। आगे और हम बताते हैं कि सरकार और क्या प्रयास कर रही है विखंडन के लिए, आइए उसको देखते हैं। सीटों के विखंडन के लिए हमने आपको बताया कि 2019 तक की जितनी भी रिक्तियां थीं, उन रिक्तियों को
सरकार ने छठे चरण में ले लिया था, बहुत सारी जगहों पे लिया था, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी लिया, वहाँ 2012 की ही रिक्तियाँ थी, ठीक है। अब क्या है कि जो आरटी के अनुपात में यहाँ पे आप लोग को हमने दिखाया कि आरटी के अनुपात में 300 जो रिक्तियाँ सॉरी आरटी के अनुपात में जो मंगाया जा रहा है, जैसे 300 बच्चे हैं 3 पर 10 शिक्षक होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको 4 शिक्षक हम लोगों ने दिखाया है कि आएंगे। चूँकि पहले से 6 शिक्षक है तो 4 शिक्षक हैं, तो ये जो 4 पद हैं, ये 4 पद जनरल पद बना दिए गए। ध्यान रखिएगा, 4 पद जनरल पद बना दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि चारों पद जनरल कैटेगरी को दे दिए गए। प्रत्येक वर्ग में कैसे डिवाइड होगा ये भी अभी समझाते हैं। ये 4 पद अब जनरल पद बना दिए गए हैं, यानी कि सरकार ये इस प्रयास में है कि इन 4 पदों को सीधा का सीधा विखंडित करने के बाद डायरेक्ट फ्रेश रोस्टर का निर्माण किया जाए, न कि आपको पहले से जो दिखाई दे रहा था कि छठे चरण में जो बैकलॉग रिक्ति थी उसको अलग काउंट किया जा रहा था। बार बार बता रहे हैं, बैकलॉग रिक्ति आपने पहले भी देखा होगा कि अलग काउंट किया जा रहा था। तो चूंकि 3 बार ये गणना हुई, 3 बार इस पर 3 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं, इसके बाद इन बैकलॉग सीटों को आप फिर से विखंडित करके बना सकते हैं। इस बात को सरकार भी समझ गई है। और दूसरा ये भी समस्या आ रही थी कि एक ही सीट बार बार काउंट हो जा रहे थे, इस कारण से सीटों में जंप एक उभार देखने को आ रहा था। इसको सुधारने के लिए प्रयास किया गया है कि आपको अगर डायरेक्ट हम जो रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात है, इस रेशियो से ही हम शिक्षकों की संख्या निकाल लें और पहले से कार्यरत शिक्षक कितने हैं इनकी संख्या इसमें से घटा देते हैं, तो वास्तविक रिक्तियाँ निकल कर चली आएंगी। और इन्हीं वास्तविक रिक्तियों को डायरेक्ट अगर हम प्रत्येक कैटेगरी में बांट देते हैं तो 2-3 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहली समस्या का समाधान होगा कि सीटों का विखंडन आसानी से हो जाएगा, जो बैकलॉग सीटें हैं। इसके बाद दूसरी समस्या का समाधान होगा कि वास्तविक सीटें निकल कर आएंगी, सीटों की संख्या में जंप या उभार आपको देखने को नहीं मिलेगा, वास्तविक ज़रूरत कितनी है ये पता चल जाएगा। तो इससे जो अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी, अभ्यर्थी परेशान थे कि आखिरकार हम लोग के सीटों का विखंडन होगा या नहीं होगा, उनकी भी इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। सरकार अगर इस तरीके से काम कर भी रही है और करेगी तो आप लोग को भी ये बात पसंद आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा, आप लोग भी सहमत होंगे कि ये कोई गलत बात नहीं कही जा रही है। और सरकार में आप जो लेटर आपको सामने में दिखलाया जा रहा है, ये लेटर भी स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि सरकार विखंडन की दिशा में इसी रूप से काम कर रही है। तो सरकार चाहे तो इस दिशा में काम कर सकती है, सीटों का विखंडन देखने को आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात है कि हम लोगों ने जो बात की थी कि उसमें है कि रोस्टर कैसे तैयार होगा, रोस्टर तैयार करने में कितना समय लगेगा। कुछ मित्र हैं हमारे, वो अपना नाम नहीं चाहते हैं कि उनका नाम बोला जाए, इसलिए उनके जो प्राइवेसी है, उनकी निजता है, उनका ख्याल रखते हुए हम चाहते हैं कि उनका नाम लें। वे जब इस वीडियो को देखेंगे तो एक लाइक कर दें। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो विभाग से जुड़े होते हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि विभागीय प्रेशर अलग होता है, आप अंदर की खबरें बाहर डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। उनका नाम लेकर तो कतई नहीं बता सकते हैं। रोस्टर निर्माण कैसे होगा, जिला पहले भी बता चुके हैं, प्रत्येक जिले के जो डीएम है उनकी अध्यक्षता में जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनकी अध्यक्षता में रोस्टर निर्माण का कार्य किया जाता है। इसमें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी भी होंगे, ये सारे लोग शामिल होते हैं। हमें बताया गया है कि रोस्टर निर्माण के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही एक सॉफ्टवेयर तैयार करके रखा हुआ है। इस सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपको दिखा दें, रोस्टर निर्माण के लिए जो सॉफ्टवेयर पहले से बनकर तैयार हुआ है, इसमें जैसे ही मान लीजिए कि किसी ज़िले में आपके पास 100 सीटें उपलब्ध हैं और 100 सीटों को उस सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप डालिएगा तो पहले से ही उसमें डिवाइड है कि जनरल कैटेगरी की कितनी सीटें होंगी। इसके बाद अब मान लीजिए कि ईबीसी की सीटें हैं तो ईबीसी कैटेगरी की कितनी सीटें होंगी। इसके बाद बीसी कैटेगरी की कितनी सीटें होंगी। इसके बाद फीमेल कैटेगरी में कितने सीटें हैं। इसके बाद आरएफ कैटेगरी में कितने सीटें हैं, या फिर अन्य जितनी भी कैटेगरी हैं उन सारी कैटेगरी में बांटकर सॉफ्टवेयर खुद ही तैयार कर देगा। इसलिए इसमें ज़्यादा माथापच्ची लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा। और एक बात है जो हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कुछ खबरें तो आप लोगों को अभी तक सकारात्मक खबरें देखते आए हैं, कुछ नकारात्मक किस्म की भी खबरें हैं, लेकिन इनको देखना, खबर तो खबर है, आपको देखना जरूरी है। तो आइए इन खबरों पर भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसी खबरें। अगर यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है कक्षा 6ठी से 8वीं में 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएंगी। और उससे पहले यहाँ लिखा है कि जिले में पहले होगी 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। यानी कि जो लंबे समय से मांग उठती आ रही है कि पहले प्रमोशन किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए, तो ट्रांसफ़र और प्रमोशन से पहले 7वें चरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यह तो अच्छी बात है। लेकिन
दो नकारात्मक खबरें इसके साथ जुड़ी है। पहली बात है कि कक्षा छठी से आठवीं में 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएंगी। अगर आप लोग को ठीक से याद होगा तो नियमावली 2020 में भी ये बात लिखी हुई है कि 6 से 8 में जो पदें हैं उनमें से जितनी भी रिक्तियाँ आएंगी उनमें से आधी रिक्तियों को जो पहले से ही प्रारंभिक विद्यालय में 1 to 5 में शिक्षक कार्यरत थे उनको प्रोमोट करके 6 से 8 के पद भरे जाएंगे, 50% पद। तो ये तो 6 से 8 की बात थी, लेकिन इसी तरह से 1 to 5 की भी खबर है जिसको कि आपको यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि अधिकांश जिलों में पहली से 5वीं में रिक्तियों की अधिक गणना करते हुए स्वीकृत से अधिक पदों पर नियोजन इकाइयों ने शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है। यानी छठे चरण में ही बहुत जगह पर ऐसा हो चुका है कि जितनी रिक्तियाँ थे उससे कहीं ज़्यादा पदों पर, स्वीकृत रिक्तियों से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। ऐसे में इन जगहों से जो आपको रिक्तियाँ 7वें चरण में कम देखने को मिलेगी। तो चाहे 1 to 5 की बात हो या 6 to 8 की बात हो, दोनों में कुछ न कुछ समस्या है। और ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2009 से पहले मैट्रिक किया है, 3rd डिवीज़न आया हो या फिर 3rd डिवीज़न क्या 1st डिवीज़न भी जिन लोगों को आया है 2009 से पहले, बिहार बोर्ड के हैं, उस समय अगर ठीक से याद होगा आप लोग को तो 75-76% जिन लोगों का अंक आ जाता था वे लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते थे। उनका पूरे गली मोहल्ले शहर में नाम हो जाता था, अखबारों में फ़ोटो आ जाता था। तो ऐसे लोगों के सामने अगर पद कम आते हैं, आज ही के अखबार में हम लोगों ने दिखाया आपको कि 80,000 पदों पर बात की जा रही है। अगर पदों की संख्या कम रह जाती है तो जिन लोगों का मेधा प्रतिशत कम बनता है उन लोगों के सामने ये समस्या खड़ी जरूर होगी कि आखिरकार उनका क्या होगा। क्योंकि छठे चरण में ही आपको देखने में आया था कि बहुत जगहों पे आपको कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वोट भी करवाया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने कहा कि 68% भी था, उनका नहीं हुआ। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा 66% था, 62% था, फिर भी नहीं हुआ। देखिए, अपवाद का बात अलग है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पर 53% पर हो गया, हमारे यहाँ पर 58% पे हुआ। अपवाद है। अपवाद को आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि छठे चरण में कहीं पर अगर 53% पर हो गया तो इस बार आपका 50% बनता है तो आप एकदम श्योर होकर चल रहे हैं कि हमारा हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन बार बार बोलते हैं, हमेशा बढ़ते ही जाता है, कमेगा नहीं। आप ही बताइए कि आज 7वें चरण में जितना कंपटीशन है, इससे कंपटीशन 8वें चरण में बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। तो ये समस्या तो बनी रहेगी। कंपटीशन आपको इस लेवल में भी 7वें चरण में भी हाई लेवल पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर डोमिसाइल लागू हो भी गया है तो ऐसे शिक्षक जो छठे चरण में पहले से पदस्थापित थे वे लोग भी 7वें चरण में आवेदन जरूर करेंगे। जिनका 1 to 5 में हो चुका था वे हायर कैटेगरी के लिए 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं 7वें चरण में। ऐसा नियम पहले से है, तो आप उनको रोक भी नहीं सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।